हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, आज हम एक स्पेशल टॉपिक जनरेटर सील ऑयल सिस्टम को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि क्यों यहाँ पर H2 का यूज़ किया जाता है, H2 के क्या इंपॉर्टेंस हैं, H2 ही क्यों यहाँ पर यूज़ हो रहा है, कोई और गैसेस क्यों यूज़ हम नहीं करते। इन सारी चीज़ों को समझेंगे और सील ऑयल सिस्टम के इम्पोर्टेंस को समझेंगे और साथ ही इसका जो फ्लो डायग्राम सर्किट है ये भी पूरी तरह से समझेंगे। और मैंने बहुत ही इसे सिंप्लीफाई करके आप लोगों के लिए इसे बनाया है, तो इसके थ्रू मैं आपको सील ऑयल का जो पूरा सर्किट है ये आपको समझाऊंगा। तो बने रहिए फ्रेंड वीडियो के लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है सील ऑयल सिस्टम। आप फ्रेम में देखिए, ये जनरेटर है। जनरेटर दो पार्ट में बटा होता है। पहला इसका जो पार्ट होता है ये स्टेटर पार्ट कहलाता है और दूसरा इसका पार्ट रोटर पार्ट कहलाता है। स्टेटर पार्ट ये केसिंग के साथ होता है जो कि ये स्टेशनरी होता है, और जो रोटर होता है ये इसका रोटेटिंग पार्ट है। फ्रेंड, जहाँ स्टेटर की जो कूलिंग होती है हम प्राइमरी वाटर के थ्रू किसी जगह पर और किसी जगह पर स्टेटर वाटर का यूज़ किया जाता है जो कि DM वाटर ही होता है। और फ्रेंड, जो रोटर की कूलिंग होती है ये H2 मीन्स हाइड्रोजन के थ्रू यहाँ पर रोटर की कूलिंग कराई जाती है। फ्रेंड, आप फ्रेम के माध्यम से समझिए, ये हमारा जनरेटर है। जनरेटर में ये रोटर और स्टेटर के बीच में H2 फील्ड होता है और इसी H2 के थ्रू यहाँ पर रोटर की कूलिंग कराई जाती है। केसिंग और रोटर के बीच में ये गैप होता है। इस गैप से H2, क्योंकि जो हमने यहाँ पर फील्ड करके रखा हुआ है कूलिंग के लिए, ये स्केप ना करे करके हम यहाँ पर एक ऑयल की सीलिंग कराते हैं जो कि हमें सील ऑयल सिस्टम के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड होती है। यहाँ पर एक रेडियल टाइप का ऑयल फिल्म बनता है जिसका जो प्रेशर होता है ये H2 के प्रेशर से अधिक रखा जाता है, जिससे कि H2 यहाँ से बाहर नहीं आ पाता। और इसका जो DP है ये DP हमेशा मेंटेन किया जाता है। इसका जो DP होता है ये 52 kPa होता है। ये फ्रेंड अलग अलग प्लांटों में अलग अलग DP मेंटेन किया जाता है। सर, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इस प्लांट में हमारी DP इतनी है और दूसरे प्लांट में DP ज़्यादा है या कम है। तो अलग अलग प्लांटों में DP कम ज़्यादा हो सकता है। और इस जगह पर H2 का जो प्रेशर होता है ये 420 kPa के आसपास हमें रखना होता है। और इससे जब आप 52 kPa और इसमें प्लस कर लेंगे ये हमारा ऑयल का प्रेशर हो जाएगा। और इसी प्रेशर के कारण यहाँ पर जो H2 फील्ड होता है ये जनरेटर से बाहर स्केप नहीं कर पाता। सील ऑयल की जो सप्लाई होती है ये जनरेटर के दोनों एंड्स, पहला एक्साइटर एंड कहलाता है और दूसरा टरबाइन एंड कहलाता है। इन दोनों एंड में यहाँ पर सील ऑयल के थ्रू यहाँ पर सीलिंग की जाती है। यहाँ पर जो बाहरी हवा है ये जनरेटर के अंदर भी नहीं जाना चाहिए और जनरेटर के अंदर में फील्ड H2 ये भी बाहर नहीं आना चाहिए। अगर जनरेटर से बाहर अगर H2 आ जाता है तब क्या होगा इसे समझेंगे, और अगर इसके अंदर अगर कोई एयर जाता है तब क्या हो सकता है इसे भी समझेंगे। फ्रेंड, जो H2 होता है ये काफ़ी रिस्की है और एक्सप्लोजिव होता है जो कि एयर के कांटेक्ट में आने से इग्नाइट कर सकता है। इसलिए हमें H2 को बाहर आने से प्रिवेंट करना होता है। फ्रेंड, इसके सर्कुलेशन को समझते हैं, क्योंकि जब तक आप सर्कुलेशन को नहीं समझेंगे तो इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। फ्रेंड, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हमें दोनों एंड में देखने को मिलता है। ये पार्ट रोटर कहलाता है। ये केसिंग में सील रिंग का अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ इस जगह से ऑयल की सप्लाई हो रही है और इसमें जनरेटर के अंदर वाले भाग को H2 साइड और अपोजिट साइड को एयर साइड बताया गया है। यह बीच में यहाँ पर ऑयल की पतली फिल्म बनती है जो कि रेडियल टाइप ऑयल फिल्म होती है, और इसमें जो सील रिंग लगे होते हैं फ्रेंड ये सेमी सर्कुलर टाइप का सील रिंग होता है। यहाँ पर कुछ ऑयल H2 की साइड में और कुछ ऑयल एयर की साइड में गिरता है। आगे इसे स्लाइड से समझते हैं कि यहाँ तक ऑयल आने के लिए जो सर्किट हमें मिलती है ये फ्रेंड इसे पार्ट बाय पार्ट समझेंगे, जिससे कि ये जो आपका फ्लो डायग्राम है ये आपको कम्प्लीटली समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर वाला जनरेटर है। ये टैंक SOVT टैंक कहलाता है, जिसे सील ऑयल वैक्यूम टैंक कहते हैं। कहीं कहीं पर स्टोरेज टैंक और वैक्यूम ऑयल टैंक अलग अलग होता है। यहाँ पर पहले ऑयल सील ऑयल वैक्यूम टैंक में आता है, जहाँ पर जो H2 का कंटेमिनेशन होता है ऑयल के साथ में, इस H2 को यहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर अब ये ब्लैक वाली जो लाइन होती है फ्रेंड ये MOT टैंक से इस SOVT टैंक में ऑयल सप्लाई के लिए लगा हुआ है। अब ये ब्लू वाली लाइन इस SOVT टैंक से सक्शन लेके इन दो AC सप्लाई पंप, जिसमें कोई एक सर्विस में रहता है,
से डिस्चार्ज करती है, जिसमें आगे दोनों पंप के लिए MIB, NRV, 2 फिल्टर और ये DPR लगा होता है। DPR का वर्क फ्रेंड ये होता है कि जब भी H2 का प्रेशर बढ़ता है तब ये ऑयल के प्रेशर के लिए सिग्नल करता है और ऑयल के प्रेशर को H2 के प्रेशर से बढ़ा कर रखता है। इन दोनों की DP को मेंटेन करता है। हमेशा H2 का जो प्रेशर होता है ये ऑयल के प्रेशर से कम रहेगा, तभी ऑयल H2 को ब्रेक होने से प्रिवेंट कर पाएगा। अब यहाँ पर हमने दोनों एंड में ऑयल को प्रोवाइड करा दिया गया। ये ब्लू लाइन जो है ये ऊपर जाकर 2 लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है और दोनों एंड्स में जाकर ये ऑयल फिल्म बनाती है। ऑयल फिल्म बनने के बाद में ये H2 साइड में और एयर साइड में जो मैंने आपको बताया था ये ऑयल नीचे आता है। तो जो H2 साइड का जो ऑयल होता है ये इनलार्जमेंट टैंक से कनेक्ट होता है और इस जगह पर आकर ये फिल हो जाता है। और जो एयर साइड का जो ऑयल होता है ये एयर डिटर्निंग टैंक में चला जाता है। अब H2 साइड का जो ऑयल होता है ये इनलार्जमेंट टैंक में आने के बाद इसे एयर डिटर्निंग टैंक में भेज दिया जाता है। एयर डिटर्निंग टैंक के ऊपर में एक सक्शन ब्लोअर लगा होता है जो कि H2 का जो भी कंटेमिनेशन होता है उसे एटमॉस्फेयर के लिए रिलीज कर देता है। इनलार्जमेंट टैंक पर जो ऑयल का लेवल होता है ये 70% के आसपास मेंटेन किया जाता है और इसके बाद ये ऑयल फ्लो ट्रैप के लिए आ जाता है। ये आपको फ्लो ट्रैप दिखाई दे रहा है। इस फ्लो ट्रैप में 70% ऑयल का लेवल होता है। जब भी ऑयल कम या ज़्यादा होता है तब इसका जो फ्लो ट्रैप होता है ये ओपन होता है और ऑयल को मेंटेन करता है। ऑयल का जो लेवल होता है इसे मेंटेन कर लेता है। उसके बाद एक लूप से होते हुए ये जो दोनों ऑयल होते हैं एयर डिटर्निंग टैंक का और इनलार्जमेंट टैंक का, ये दोनों ही ऑयल एक लूप से होते हुए एक लूप बनता है। इस लूप के बाद में ये MOT के लिए चला जाता है। और यहाँ पर जो आपने DPR देखा इसमें एक लाइन H2 के लिए है जो कि इनलार्जमेंट टैंक में जाकर कनेक्ट हो रही है और दूसरी जो लाइन है ये ऑयल की लाइन है जो कि ऑयल सप्लाई की लाइन जो कि जनरेटर में एंट्री से पहले के पास जाकर कनेक्ट हो रही है। जब कोई इमरजेंसी होती है तब फ्लो ट्रैप में भरा हुआ 70% ऑयल ये वापस टैंक में आ जाता है और ये फिर से सर्कुलेट हो जाता है। जब AC पंप में कोई प्रॉब्लम आता है तब स्टैंड बाई AC पंप स्टार्ट हो जाता है। अगर फिर से अगर AC पंप में अगर दूसरे AC पंप में कोई प्रॉब्लम होती है तब DC पंप स्टार्ट हो जाता है। AC पंप का जो प्रेशर होता है ये 10 kg के आसपास होता है। 0 मीटर पे ऊपर पहुंचते पहुंचते इसका प्रेशर कम हो जाता है जो कि हमें H2 का प्रेशर 420 के आसपास हम मेंटेन करते हैं। और ऑयल का जो प्रेशर होता है ये 510 के आसपास हम KPA में मेंटेन करते हैं। हमने AC सप्लाई को देखा, यहाँ पर AC सप्लाई के लिए जो सर्कुलेशन था इसे हमने देखा। अब हम DC सप्लाई को भी देखते हैं। ये इसका DC पंप लगा हुआ है जो कि MOT टू SOBT के लिए ऑयल सप्लाई लाइन से सक्शन करता है और इसका जो डिस्चार्ज होता है AC पंप के आउटलेट लाइन पर जोड़ा गया है। DC पंप का यूज हम तभी करते हैं जब AC पंप में कोई प्रॉब्लम हो या प्रेशर डेवलप ना कर रहा हो। इन कंडीशन पर हम DC पंप का यूज़ करते हैं। यहाँ पर AC सप्लाई DC सप्लाई हमने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर जो RC पंप लगा होता है इसे देखते हैं कि RC पंप का क्या यूज़ होता है। यहाँ पर देखिए कि जो RC पंप लगा हुआ है ये SOBT टैंक से ही ऑयल का सक्शन करता है और उसी में ऑयल को डिस्चार्ज करता रहता है। इसमें ये एक लाइन AC पंप के आउटलेट से RC के डिस्चार्ज में जोड़ा गया है। जब AC पंप का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तब इसमें जो PRV लगा होता है इसी PRV के थ्रू इस लाइन में ऑयल को रिलीज़ कर दिया जाता है जो वापस टैंक में चला जाता है। यहाँ पर सर्कुलेशन के दौरान SOBT टैंक, फ्लो ट्रैप, इनलार्जमेंट टैंक में जो ऑयल का लेवल है ये उसी तरह बना होता है। फ्रेम में देखिए यहाँ पर ये SOBT टैंक के अंदर का इंटरनल कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जिसमें ये इसका फ्लोट कहलाता है। जब भी ऑयल इसमें ज़्यादा होता है तब ये फ्लोट क्लोज हो जाता है और जब भी इसमें ऑयल कम हो जाता है तब ये फ्लोट ओपन हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर ऑयल का जो लेवल होता है ये मेंटेन रहता है। और यहाँ पर जो ऑयल की सप्लाई होती है SOBT टैंक के लिए, ये मेन ऑयल टैंक टरबाइन के लिए जो MOT टैंक होता है इस जगह से हमें ऑयल यहाँ पर मिलता है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं वैक्यूम पंप।
वैक्यूम पंप एसओपीटी टैंक के ऊपर से इसका सक्शन लिया जाता है और इसका जो वर्क होता है, इसमें कोई भी मॉइस्चर कंटेंट होता है, कोई भी वेपर कंटेंट है, इन्हें ये रिलीज करता है। अगर ये ऑयल से वेपर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट है, इसे अगर रिलीज नहीं करता तब ये H2 की प्योरिटी को डिस्टर्ब करता है। इसलिए यहाँ पर ये वैक्यूम पंप दिया होता है और इसमें जब कोई मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है तब इसे नीचे एक ये जो ड्रेन लाइन इसकी दी हुई है, इसके थ्रू इसे मॉइस्चर को ड्रेन कर लेते हैं। ये पूरा जो सर्कुलेशन आपने देखा, ये H2 जनरेटर से एस्केप ना करे, ये मेनली इसी के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही ये दोनों एंड पर लुब्रिकेशन के लिए, और थर्ड होता है सील बॉडी में सील रिंग की प्री फ्लोटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्यों H2 इतना रिस्की है कि इसे प्रिवेंट करना ज़रूरी है, इसे समझते हैं। फ्रेंड, हाइड्रोजन जो होता है ये हवा से हल्का होता है, मीन्स अगर ये लीक हुआ तो बहुत तेज़ी से फैलता है। साथ ही ये जो गैस होते हैं ये अदृश्य गैस होते हैं, ये दिखाई नहीं देते और इसमें कोई स्वाद नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता इसमें, और कोई इसमें स्मेल भी नहीं होता, जिसके थ्रू हम इसे पता नहीं लगा सकते। इसे पता लगाने के लिए यहाँ पर सेंसर का यूज़ इंडस्ट्री में किया जाता है, जिसके थ्रू इसे हम पता करते हैं कि यहाँ पर H2 की अवेलेबिलिटी रिसाव के रूप में हो रही है या नहीं हो रही है। फ्रेंड, इसके लिए हाइड्रोजन के बिहेवियर को हमें समझना जरूरी होता है। तो फ्रेंड, हाइड्रोजन जलने पर हीट और वेपर पैदा करता है। फ्रेंड, हाइड्रोजन का जो आग होता है इसमें हाइड्रोकार्बन के आग की तुलना में कम गर्मी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जलने पर ये कार्बन प्रोड्यूस नहीं करते, ये वाष्प पैदा करते हैं और वाष्प हीट को अपने में एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण यहाँ पर हीट कम रिलीज होती है। इसकी आग की लौ के पास में जो उसकी गर्मी होती है कम महसूस होती है। कभी कभी जनरेटर के दोनों एंड्स में आग लगी हुई होती है लेकिन पता नहीं चल पाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट इसमें नहीं होती, इसलिए भी इसे प्रिवेंट करना जरूरी होता है। आगे इसे हम और अच्छे से समझते हैं। हाइड्रोजन में मौजूद जो गुण होते हैं इनके कारण इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। एयर में 4 to 74% अगर हाइड्रोजन है तो इसे इग्नाइट होने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। दूसरा, इसी में इसे इग्नाइट होने के लिए 10% शुद्ध हवा और 41% एयर अगर इसे मिलता है तब ये तुरंत इग्नाइट कर जाता है। फ्रेंड, थर्ड जो कंडीशन होती है ये 18.3 to 59% अगर एयर में इसकी मौजूदगी है तब ये तुरंत ही इग्नाइट कर जाएगा। और 7 to 74% के लिए हमें 0.02 मेगाजूल ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम जनरेटर में 98% इसका कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं, जिससे कि ये अपने फ्लेमेबिलिटी रेंज से ही बाहर हो जाए और इसमें कोई भी एक्सप्लोजन ना हो। अगर किसी भी बंद कंटेनर में अगर हमने सिर्फ H2 को रखा होता है तब इसके एक्सप्लोजन होने के चांस बहुत ही कम होते हैं, जब तक कि इसे बाहरी कोई एयर का सोर्स ना मिले, जब तक कि इसे ऑक्सीजन ना मिले। अब फ्रेंड, सवाल ये है कि अगर ये इतना ही रिस्की है, इतना ही एक्सप्लोजिव है, तो क्यों हम H2 से ही जनरेटर की कूलिंग कराते हैं। हाइड्रोजन की कूलिंग कैपेसिटी 7 टाइम्स ग्रेटर देन एयर होती है। फ्रेंड, दूसरा जो पॉइंट होता है हाई थर्मल कंडक्टिविटी। हाइड्रोजन में हवा की तुलना में जो इसकी तापीय चालकता होती है ये बहुत अधिक होती है। मतलब ये गर्मी को ज़्यादा प्रभावी ढंग से अवशोषित कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे कि जनरेटर कंपोनेंट को एफिशिएंटली ठंडा किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड इसकी लो डेंसिटी। इसकी लो डेंसिटी होने के कारण इसे सर्कुलेट करना, इसे कूलिंग के लिए सर्कुलेट करना काफ़ी आसान होता है। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड इसमें केमिकल इनर्ट। फ्रेंड, हाइड्रोजन गैस तापमान अधिक होने के बाद भी इसके कंपोनेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करता और इसमें कोरोजन और इसके डिग्रेशन को भी ये प्रिवेंट करता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट होता है फ्रेंड इंक्रीज पावर आउटपुट। फ्रेंड, जनरेटर में हाइड्रोजन कूलिंग के माध्यम से आप इसकी तापीय चालकता को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप इसमें बिजली की अधिक उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की कूलिंग कैपेसिटी अधिक होती है, जिससे कि ये जनरेटर की इंटरनल कंपोनेंट को ज़्यादा एफिशिएंटली ठंडा कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें रिड्यूस विंडेज लॉस। हाइड्रोजन की जो लो डेंसिटी होती है ये जनरेटर के अंदर में हवा के सर्कुलेशन के कारण जो घर्षण होता है इसे कम करता है, जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ती है।
तो फ्रेंड इन सारे कारणों से हम H2 का यूज़ जनरेटर में करते हैं। और ये सारा जो सर्किट आपने देखा, H2 का इम्पोर्टेंट देखा, H2 का बिहेवियर देखा और जनरेटर सील ऑयल के बारे में समझा। तो फ्रेंड ये हमारा आज का टॉपिक था। आप लोगों को आज का टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक में। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू आप सभी का।